हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बेस का काम करेगा, यानी एक आधार का काम करेगा, एक नींव का काम करेगा। ठीक है, ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको हिंदी अच्छी समझ आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है बच्चों, आज का ना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th के सिलेबस में। ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, आप लोगों ने पिछले साल 9th में भी पढ़ा, आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा इक्वेशन के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, है ना। आप लोगों ने 8th क्लास अपनी 8वीं क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं, है ना बच्चों। देखिए, कोई भी अगर चेंज हो, कोई भी अगर रिएक्शन हो, ठीक है, कोई भी अगर इक्वेशन हो, वो सबसे पहले चेंज से उठ करके आती है, यानी परिवर्तन। ठीक है, किसी चीज़ में परिवर्तन होना ही आपका केमिकल रिएक्शन की तरफ जाता है। ठीक है, यानी अगर हम कहें, सपोज करिए मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेरी ऐसी हैं, डे बाई डे मैं ऐसे काम करता हूँ कि वो चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो जाए, है ना, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर ये भी इसमें आता है ना, यानी हमारा तापमान का चेंज होना। दूसरी बात, हमारे पास मिल्क है, ठीक है, हम रात में मिल्क को उसमें थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में डालते हैं, तो सुबह तक क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, है ना, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी एक चेंज है ना, क्योंकि पहले हमारे पास दूध था, उसके बाद हमारे पास क्या है, दही है। ठीक है, और बहुत सारे चेंज हैं। आपका इवोल्यूशन गैस, अगर हम मान लें कोई रिएक्शन करा रहे हैं हम, है ना, सपोज करिए मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया, उसको जलाया, तो उसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस मिला, है ना। तो यहाँ कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वैसे तो हमने टॉपिक जो लिखे में हमें जो कवर करने हैं, वो फर्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। नंबर 2 आपका केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनाएं। नंबर 3 फिजिकल और केमिकल चेंज। नंबर 4 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। देखिए इस वीडियो में, ठीक है, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों का पूरा बेस ये कंप्लीट कर देगी। ठीक है, पहली बात, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये हम समझेंगे, और कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को हम समझें, कैसे उसको पहचानें, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, दूसरे नंबर पे केमिकल इक्वेशन, कि अगर कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम इक्वेशन कैसे बनाएं उससे, ये भी हम इसी में सीखेंगे वीडियो में। ठीक है, उसके बाद चेंज किस किस तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के चेंज होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे यहीं, क्योंकि ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है और 9th क्लास में भी पढ़ा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में पता है। उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मान लो कोई रिएक्शन हो गई, तो उसको सिंबल्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें। एक तो हो गई वर्ड इक्वेशन, एक हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी सिंबल्स का। उसके बाद राइटिंग केमिकल इक्वेशन, अगर आपको लिखनी है केमिकल इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कैसे लिखें। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कैसे लिखें, तो आप लोग उसमें क्या होगे, अनसक्सेस हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उससे चूक जाओगे आप। उसके बाद स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन क्या है, ये सब हम लास्ट में जानेंगे स्केलेटल इक्वेशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा चेंज की। ठीक है, चेंज मीन्स परिवर्तन। आप लोग सभी समझते हैं कि परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन हो जाना, किसी भी चीज़ में कोई अलग से, जैसे मैंने अभी दही वाला एग्जांपल लिया आपके सामने, तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है आपका। अभी यहाँ हम देखते हैं कि चेंज हमारे किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो चेंज 2 टाइप के होते हैं। थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। देखिए, चेंज आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट फिजिकल चेंज,
और नंबर 2 केमिकल चेंज। ठीक है जी, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला भौतिक परिवर्तन, आप लोग नोट्स बना करके चले साथ साथ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चेंज हमारे 2 टाइप के हो गए, नंबर पहला भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखो, हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा हमें कि कैसे केमिकल रिएक्शन बनाए, कैसे केमिकल इक्वेशन बनाए। तो पहले जानते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। सिंपल से वे में मैं आपको बताऊं तो ये चेंज होता है आपका टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी होता है। इट मीन्स कि ये रिवर्सिबल है। अभी इसके एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे इसको, क्या है ये? रिवर्सिबल है। नंबर तीसरा जो पॉइंट है इसका, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फाउंड। देखिए बहुत बच्चे जो अपना बेस बनाने के पर्पज से यहाँ हैं, मैं उनको बता दूँ। देखिए फिजिकल चेंज को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, हिंदी में समझ लो। ठीक है, उसके बाद ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब है कि ये स्टेबल नहीं होता, स्टेबल समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, उसके बाद रिवर्सिबल है, अभी एक एग्जांपल से समझेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी अगर ये चेंज हो भी जाता है तो कोई नई चीज़ हमारे सामने नहीं आती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लीजिए मेरे पास एक रबर बैंड है। ठीक है, एक रबर बैंड है। अब उसमें अगर हमें चेंज देखना है, मान लीजिए रबर बैंड है, मैं उसको क्या करता हूँ? स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, पहले वो छोटा था, यानी साइज़ क्या था उसका? स्मॉल था साइज़। ठीक है, यानी लेंथ भी कम थी उसकी। उसके बाद हमने क्या किया? उसको थोड़ा स्ट्रेच किया, उसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचा हमने। ठीक है, तो हुआ क्या कि पहले वो इतना था, समझने की कोशिश करना, जब हमने इसको इंक्रीज़ किया तो वो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो पहले क्या था? साइज़ बहुत ही कम था, छोटा साइज़ था। अभी हम जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने के बाद उसका साइज़ में थोड़ा चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको छोड़ दिया तो फिर वापस वो वहीं उसी अवस्था में आ गया, उसी स्टेट में आ गया। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ ये तीनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहली बात टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब पहले साइज़ ये था, उसके बाद ये हुआ, फिर इस साइज़ में ये कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाया। ठीक है, फिर वापस वहीं पहुँच गया। दूसरे नंबर रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब पहले हमारी जो रबर बैंड था वापस उसी स्टेट में, यानी उसी शेप में वो आ गया। ठीक है, नंबर थर्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अगर मेरे पास रबर बैंड है और मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, कोई नई चीज़ मेरे सामने नहीं आ रही है। ठीक है, और कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, इट मीन्स कि ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, आई होप फिजिकल चेंज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम केमिकल चेंज की तरफ चलते हैं। केमिकल चेंज जस्ट अपोजिट है इसका, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या थी? हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना था। अब केमिकल चेंज, सबसे पहली बात जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये परमानेंट चेंज होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी अगर एक बार बदल गया तो दोबारा ये नहीं बनेगा, उस अवस्था में, उस स्टेट में नहीं आएगा, यानी परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, ये इरिवर्सिबल होता है। मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब कि अगर कोई रिएक्शन हो जाती है तो अगर कोई सब्सटेंस है वो चेंज हो गया किसी नए सब्सटेंस में, तो वापस उस स्टेट में वो नहीं आता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो नंबर थर्ड पे आपका आता है कि सबसे पहले परमानेंट चेंज हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, उसके बाद आएगा न्यू सब्सटेंस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस फॉर्म। देखिए समझने वाली बात है। पहली बात परमानेंट चेंज है, यानी अगर चेंज हो गया तो वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इट मीन्स इरिवर्सिबल है। ये बात ध्यान रखेंगे आप हमेशा। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। हमेशा जब भी 2 सब्सटेंस में रिएक्शन होगी तो एक नया सब्सटेंस निकल के सामने आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपने, है नहीं? यानी कोई नई चीज़ बनेगी। ठीक है ना? उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है हमारा? मिल्क टू कर्ड। कौन सा है? मिल्क टू कर्ड, यानी कि दूध से दही बनना। आप लोग सभी समझते हैं, सभी लोग जानते भी हैं कि दूध से दही कैसे बनती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, बर्निंग
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, 2 ही एग्जाम्पल बहुत हैं, ठीक है। बाकी और आप लोग देख लीजिए, वैसे और भी हो सकता है, बर्निंग ऑफ कोल हो सकता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल भी हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, गैस रिलीज हो रही हो, या फिर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो, ठीक है, या फिर कलर चेंज हो रहा हो, जैसे आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं ग्लिसरीन के साथ तो फायर निकलता है ना, हीट निकलता है, तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो सबसे पहली बात मिल्क टू पढ़, देखिए सबसे पहले हमारे पास मिल्क होता है, दूध होता है, ठीक है। उस दूध में हम रात के टाइम क्या करते हैं, रात में या किसी भी टाइम, मोस्टली रात में ही करते हैं, रात के टाइम सोने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत योगर्ट या फिर दही, आपका दही उसमें डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि दही के अंदर बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें जा करके वो अपनी संख्या, अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो जब वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूध में हम जब दही डालते हैं तो दही डालने के बाद वो कंप्लीटली एक दिन बाद, मतलब पूरी रात के बाद वो चेंज हो जाती है, किसमें, दही में। अब आप समझ सकते हैं कि दही को हम वापस दूध तो नहीं बना सकते, है ना, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है, दही को हम वापस दूध में नहीं तब्दील कर सकते, ये आप लोग समझ सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, अगर मैग्नीशियम रिबन को मैं जला दूँ, अभी कोई जली हुई चीज़ वापस आई है क्या, आप लोग मुझे बताएं। जब कोई सब्सटेंस या कोई इंसान जल जाता है तो वापस आता है क्या, इसलिए केमिकल चेंज है। समझो, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैंने उसको जलाया, ठीक है, इट मीन्स कि मैग्नीशियम रिबन मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मुझे जो नया प्रोडक्ट मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही मेन एग्जांपल लेकर के रखेंगे, Mg वाला, मैग्नीशियम वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, ऐश, है ना, ऐश मिला, तो ना तो मैग्नीशियम मिला ना ऑक्सीजन तो उसमें रिएक्शन हो गई, तो अब मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी हमें एक नया प्रोडक्ट हमारे पास मिला हमें, ठीक है। आई होप कि ये फिजिकल केमिकल चेंज का जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और बेटा मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, यार तुम लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, सब्सक्राइब करो चैनल को और उसमें बेल आइकन दबाओ ताकि हमें आपको लिंक भेजने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। आप लोग बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी सोचूं कि मुझे बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टेटस पर लगाएं अपनी वीडियोस को, लिंक को, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चेंज के बाद हम लोगों ने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ सब बेसिक है, हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारी अगली जो वीडियो होगी वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें विद इन 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड के अंदर कैसे बैलेंस करें, ये आप लोग सीख लेंगे उसमें, ठीक है। अब नया जो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है उसको जरा हम लेते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बेटा। देखिए केमिकल इक्वेशन को हम 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बता सकते हैं आपको। देखिए सबसे पहली है वर्ड इक्वेशन, इसकी और भी आपको डीपली जानकारी मैं दूंगा आपको। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी जरा देखो केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए बेटा, अगर कोई रिएक्शन हो गई तो उसको दर्शाएंगे कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके 2 मेथड है हमारे पास। नंबर फर्स्ट आपका वर्ड इक्वेशन और नंबर 2 आपका केमिकल इक्वेशन,
ठीक है, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया था, अभी हम यहीं पे बताएंगे आपको। एक एग्जांपल लिया था हमने पिछली बार, अभी 2 मिनट पहले, मैग्नीशियम का। देखिए मैंने कहा मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराई। ठीक है, उसके बाद बना प्रोडक्ट क्या मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा जी, तो ये जो हमारी है ये वर्ड इक्वेशन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्यों हमने प्लस लगाया, क्यों हमने एरो लगाया, ये सब हम सीखेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, जाना कहीं नहीं है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। ठीक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को, इसका दूसरा पार्ट हम लिखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर है आपका, चैप्टर 5, उसमें से आप लोग अपनी पीरियोडिक टेबल निकाल लें मतलब उसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी जो वीडियो होगी वो पीरियोडिक टेबल को कैसे केवल 5 सेंटेंस में याद कर लें। कितना मजा आएगा ना, बिल्कुल। अगर आप लोगों को कोई पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 आपके एलिमेंट्स मिलते हैं और उसको आप 5 सेंटेंस में बस याद कर लो, तो उससे बढ़िया और क्या है। तो अगली वीडियो ये भी है कि हम केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करें, और उससे अगली है कि हम पीरियोडिक टेबल को कैसे 5 सेकंड में 5 सेंटेंस में याद करें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी इसको मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अभी इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg होता है। ठीक है, क्या होता है, Mg होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, एरो लगाया, बर्निंग का साइन दे दिया हमने इसको, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम MgO। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हमेशा कोई एलिमेंट हो अगर वो उसमें 2 वर्ड हैं तो पहला वर्ड बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, यानी पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर में होगा। प्लस उसके बाद जो हमारा सिंगल कोई एलिमेंट है तो उसको हम कैपिटल में ही लिखेंगे, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब कंपाउंड बन गया तो कंपाउंड बनने के बाद जब एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का पहला वर्ड कैपिटल लेटर, दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर। ठीक है, और तीसरा हमारा कैपिटल होगा जो अलग है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आई होप कि जो आपका केमिकल इक्वेशन का पोर्शन है ये भी आपके समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, यही केमिकल रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं ताकि आपको आसानी रहे। देखो बेटा, ऊपर लिख रहे हैं Mg प्लस O2 MgO। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी हमने आपको अब तक डीपली नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूं। जब 2 सब्सटेंस है ना, व्हेन 2 सब्सटेंस रिएक्ट विद वन अनदर to form a single product, is called chemical reaction। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि जब हमारे 2 कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि केमिकल चेंज आपने पढ़ा है, तो केमिकल चेंज ही आपकी केमिकल रिएक्शन है ना, अच्छा फंडा। केमिकल चेंज ही आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन ही हो रही है कि मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम रिबन है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, ऑक्सीजन से कराने के बाद MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें। तो इसमें क्या हुआ कि आपके 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किया इन्होंने। ठीक है, आपस में क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस निकल के सामने आया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के सामने आया। ठीक है, तो यहाँ इसमें 2 नए पहलू हैं। नंबर फर्स्ट आपका रिएक्टेंट और नंबर 2 आपका प्रोडक्ट। ये 2 चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और वो क्या है, देखिए
जब दो सब्सटेंस, ठीक है, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करें तो उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ आ गई होगी। लेकिन यहाँ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलवेज अगर कोई भी रिएक्शन होती है, दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो उसके बिटवीन में हम प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑलवेज। रही बात आपकी इक्वेशन की, तो जब दो सब्सटेंस रिएक्शन कर चुके हों और साथ में प्रोडक्ट बन रहा हो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन लगेगा, ठीक है। और जिसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज एरो के साइन से लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यार, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग अगर घर पे आपने कभी समोसा खाए है ना, उसमें आप लोग सोचते हैं कि भाई इसको अगर उसी तरीके से हम देखें तो कह सकते हैं कि पोटैटो प्लस मैदा इज इक्वल टू समोसा, ये बात हो सकती है ना। अच्छी ट्रिक है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है। इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दूंगा आपको, अगर आप मुझे बता पाएँ इस वीडियो में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं बताए तो कोशिश जरूर करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। देखो बेटा, उसके बाद फिजिकल केमिकल चेंज हम कर चुके हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल से आप लोग एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स तक तो आप लोग याद कर ही लें, अपने माइंड में सेट कर लें उसको। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो याद हो जाएं। एक बहुत अच्छी ट्रिक लेकर के आऊँगा, 5 सेंटेंस में आपकी पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में, ठीक है। ये आपको वीडियो मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जो, ठीक है। अभी जो हमारा मेन टॉपिक बचे हुए थे उनको ज़रा देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, राइट अ केमिकल इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को कैसे लिखें, मैंने आपको पहले भी बता दिया इसके बारे में, थोड़ी सी और मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 आपका रिएक्टेंट एक इक्वेशन में होता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट, फिर आपका एरो का साइन और प्लस का साइन। कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन थी Mg + O2 और MgO, ठीक है। मैंने कहा था दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज हमारे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, ठीक है। यानी एरो से लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या रखे जाएंगे, रिएक्टेंट रखे जाएंगे, ठीक है। एरो से राइट हमारा क्या रखा जाएगा, प्रोडक्ट। और दोनों के बीच में एरो का साइन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है तो उस सॉलिड को S के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लिक्विड है तो उसको L के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर गैस है तो उसको G से, ठीक है। और अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको AQ यानी एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, मेन अगर O2 गैस निकल रही हो या फिर H2 गैस निकल रही हो, तो उनमें एक एरो का साइन ऐसे लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन से इस रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलेटल इक्वेशन, बहुत ही ज़रूरी है। इस स्केलेटल इक्वेशन के द्वारा हम लोग अपनी बैलेंसिंग पे पहुंचेंगे। जो वीडियो नेक्स्ट होगी हमारी, और उसमें भी हम ताबड़तोड़ ट्रिक बताएंगे आपको एक से एक, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को, ऐसा मत क्या करो, ठीक है। आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबा देते हैं और हमारी वीडियोस को देख लेते हैं, ठीक है। यही उम्मीद है बस आपसे। हमारी वीडियोस नॉलेजफुल होती हैं, आपको भी पता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन को कंकाली समीकरण कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है जी। कंकाली समीकरण कहते हैं।
कंकाली समीकरण। देखो बेटा, एक नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी मैं एक बात आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास दो सब्सटेंस हैं, उन दोनों सब्सटेंस की रिएक्शन मैं आपस में करा रहा हूं, तो जितने जो मास उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट की तरफ है जब वो आपस में रिएक्शन कर रहे थे, तो वही मास उसका राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। यानी कि एक ये जो मैंने आपको बताया रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नाइदर बी क्रिएटेड, यानी उतना ही रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही अगर हमारी इक्वेशन है mg प्लस O2 और MgO, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके एटम्स को देखेंगे, तो ये बैलेंसिंग का काम हम कल करेंगे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये जितनी भी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अभी स्केलेटल इक्वेशन का टाइम है, तो इसको बता देते हैं कि अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ठीक है, वो बैलेंस नहीं है, इट मीन्स हम कह सकते हैं mg के एटम यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद O के एटम्स यहाँ कितने हैं 2, ठीक है, उधर कितना है 1, तो टोटली क्या है इम्बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने की जो मेथड्स हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि सब टॉपिक्स आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को। अगर नहीं किया तो पिटोगे मेरे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।